इंडिया के ऊपर प्रेशरिंग कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। हर 5-10 साल बाद इनकी रीसाइन होती है या साइन होती है डिफेंस डील इंडिया के साथ, वो दोबारा साइन कर दी गई है। इसका नाम है पीटर हेग्जेथ। बाजू पे इसने अपने अरबी हरूफ के अंदर काफिर लिखवाया हुआ है। इंटरनेट स्फीयर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम स्फीयर की सदारत है, प्रेसिडेंसी है, उसके वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बने। कि रिपोर्ट है यूएन की जो आई है, उसका नाम है ब्लड ऑन द सैंड, ब्लड ऑन द हैंड्स। वो आरएसएफ जो रैपिड रिस्पांस फोर्स है, जो यूएई की बैक्ड एक मिलिशिया है, जो सेकुलर है। सबसे खुशाइन बात है इस हफ्ते की वो ये है कि तोरखम फिर खुल गया। लगता है ये है कि पीपल्स पार्टी भी अब गियर्ड है कि वो आज़ाद कश्मीर को ले ले। बिलावल साहब का तो कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, देखते हैं होता कि नहीं होता। पूरे पैराडाइम को शिफ्ट कर दिया कि मुझे भी हनी ट्रैप किया गया और मैं बच गया उसमें से। पीटीआई की बड़ी लीडरशिप जो है वो अडयाला से और मुख्तलिफ जेलों से अब हस्पताल मुंतकिल हो गए। रिवील किया कि सीसीडी 1000+ आदमी मार चुकी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ एक ऐसे शख्सियत के बारे में, एक ऐसे जैसे हिंदी में कहते हैं प्राणी के बारे में, एक ऐसी मखलूक के बारे में। इसका नाम है पीटर हेग्जेथ। पीटर हेग्जेथ बुनियादी तौर पे एक मीडिया पर्सनैलिटी थे और एक फॉक्स न्यूज़ के बंदर थे। फॉक्स न्यूज़ पे बंदर इन्होंने बिठाए होते हैं। इनको कायल और स्टेसी कहते होते हैं मजाक से। स्टेसी फॉक्स न्यूज़ की ब्लॉन्ड एक बॉम्बशेल की आर्केटाइप औरत होती है और वो बेसिकली एक फेम बॉट होती है, जैसे वो एक इंसान नहीं होती, बस वो बोटॉक्स और सर्जरियाँ करवा के बैठ जाती है और सारा दिन बैठ के अमेरिका की जो स्टेट डिपार्टमेंट और वॉर मशीनरी है उसकी वो कसीदे पढ़ती है। और कायल एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो फॉक्स न्यूज़ में बैठ के जो मेल वर्जन, जिसको हिम्बो कहते हैं, मेल बिम्बो, वो वाला किरदार अदा करता है। पीटर हेग्जेथ भी एक ऐसा एक किरदार है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉडकास्ट, इंटरनेट स्फीयर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम स्फीयर की सदारत है, प्रेसिडेंसी है, उसके वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बने। लेकिन उन्होंने फिर एक मार्केटिंग टैक्टिक के तौर पे, जो कि एक बहुत डीपर पॉलिसी पोजीशन को सजेस्ट करता है अमेरिका की, कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का नाम और अपने ओहदे का नाम बदल के अपने आप को सेक्रेटरी ऑफ वॉर बनाया। ये ऐसा जोकर है कि इसके कमर के ऊपर नाइट्स ऑफ द टेम्पलार और क्रूसेडर्स के टैटूज बने हुए हैं। बाजू पे इसने अपने अरबी हरूफ के अंदर काफिर लिखवाया हुआ है। और ये अपने आप को जैसे जो नियो कंजर्वेटिव जो यहूदियों की एक तहरीक है अमेरिका में, उसका जैसे वो टिप ऑफ द स्पीयर समझता है। पुराना फ़ौजी है अमेरिकन, थोड़ी बहुत सर्विस की हुई है इसने इराक़ के अंदर, गालिबन अफ़गानिस्तान के अंदर भी। बहुत शराब का आदी है। इसके बारे में मशहूर था कि अल्कोहलिक है जब ये फॉक्स न्यूज़ पे काम करता था। और इसको अल्कोहलिक प्ले बॉय वाली जो पर्सनैलिटी है थोड़ी टोन डाउन की थी जब इस ओहदे के ऊपर वो आने के लिए जब वो तैयार हुआ है। इस ओहदे में आके इसने बहुत शोबदेबाजी की है और इस शोबदेबाजी में से अब एक जो ज़्यादा सीरियस मामला इसने को हैंडल किया वो ये है, जो इंडिया पाकिस्तान की झड़प के बाद अब इंडिया के ऊपर प्रेशरिंग कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। उस प्रेशरिंग का फाइनली अंजाम निकल आया है कि जो हर 5-10 साल बाद इनकी रीसाइन होती है या साइन होती है डिफेंस डील इंडिया के साथ, वो दोबारा साइन कर दी गई है। अपने काउंटर पार्ट राजनाथ सिंह से मुलाकात की है इसने। अगेन इसके बावजूद कि पीट हेग्जेथ नाकाबिले बर्दाश्त इंसान है, मैं फिर भी उसके साथ सिंपथाइज कर सकता हूँ और अफसोस का इजहार कर सकता हूँ किसी भी इंसान के साथ अगर उसको राजनाथ सिंह से मिलना पड़े। इतने बोरिंग और अनकैरिज्मेटिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मैंने दुनिया की तारीख में नहीं देखे। राजनाथ सिंह साहब के साथ इन्होंने अपने 10 साल की ट्रेड एग्रीमेंट, जो मिलिट्री अलायंस की ट्रेड है, उसको उन्होंने डबल कर लिया है। अगेन ये सारी जो मिथोलॉजी जो इंडिया ने 5 साल में क्रिएट करने की कोशिश की थी 5-10 साल में, कि अब नेटिव ब्रह्मोस और हमारे तेजस और ये और वो और फलाने जहाज़ और फलाने हमारे नेटिव म्यूनिशन सिस्टम्स जो हैं वो इनफ हो गए हैं हम फाइनली। लेकिन जो मगरबी डिपेंडेंस का आखिरी मोरा था रफ़ाइल, वो भी मई के अंदर जाके बेइज्जत हो गया। जो रूसी डिपेंडेंस का एक S-400 का मोरा था वो भी बेइज्जत हो गया पाकिस्तान की झड़प के ख़िलाफ़। लेकिन वो जो नेटिव इंडस्ट्रीज़ हैं तेजस की और ब्रह्मोस की, उनके कारनामे देखने को ही नहीं मिल पाए क्योंकि फॉरेन मेड अच्छी क्वालिफाइड चीज़ें ही बेकार साबित हो गई पाकिस्तान और चाइना की मेहनत के सामने। तो फिर बेचारे नेटिव इंडस्ट्री ने क्या ही करना था। इस ज़िमन में आप नोट कीजिए अमेरिका ने हिंदुस्तान को हर किस्म की ढील दी है। ये डोनाल्ड ट्रंप की सदारत हो या बाइडन की सदारत हो, उन लोगों के इल्म के अंदर था कि रशिया के ऑयल ट्रेड से एम्बार्गोज़ के बावजूद, सैंक्शंस के बावजूद इंडिया जो है वो बेनिफिट कर रहा है, उसको इजाज़त दी गई।
उसको करने दिया गया। अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की नाराज़गी के बावजूद उसको पार्टिसिपेट करने दिया गया। ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट को लेके, इसके बावजूद कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से उन पर सेंक्शंस थी, चाबहार पोर्ट की 10 साला लीज के अंदर 6 महीने कर करके मोहलत दी गई इंडिया को। पाकिस्तान से जो एक आप कह लें इंसरेक्शनिस्ट थ्रेट होता है, जो एक पैरामिलिट्री थ्रेट होता है हमारी जो सीक्रेट फोर्सेस का, उसके ख़िलाफ़ जो फाइनेंशियल चेक एंड बैलेंस पाकिस्तान के ऊपर रखा गया है FATF का, वो सारा कुछ, यानी सारे कार्ड्स इंडिया के लिए ओबामा ऑनवर्ड्स अलाइन किए गए। इसके बावजूद इंडिया लास्ट मिनट पे आके, चाहे क्वाड अलायंस हो, चाहे चाइना के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस हो, वो बार बार आके गंदी करता रहा। इंडिया से परफॉर्मेंस नहीं दी गई। तो उस ज़िमन में डोनाल्ड ट्रंप की सदारत का ये एम एजेंडा था कि इंडिया के बाजू मरोड़े तोड़े जाएं और इंडिया की चूड़ी टाइट की जाए, कान से उसको पकड़ के सीधा किया जाए। हमने चीयर लीड किया इसको, हमने इसके मज़े लिए। कभी वो एक जहाज़, मतलब आई थिंक पिछले 4 महीने में 6 महीने में एक जहाज़ से लेके अब फाइनली हम 7 जहाज़ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, उसने कीमत भी बता दी ना उनकी, इतने महंगे जहाज़ गिर गए। अब इससे ये रह गया कि मोदी को वो कहे तेरी 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 ये वाली गालियां दे और कहे कि तेरा ये जहाज़ गिरा है, उनका ये कॉल साइन है, यहाँ गिरे हैं, ये मिसाइल उनको लगा है, जो कि होता नहीं है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर। तो उन्होंने जो उनके कान वान मरोड़ने थे वो हो गया है। हमारे यहाँ जो चीयर लीडिंग हो रही थी इसके ऊपर, वो ना सिर्फ प्रीमैच्योर थी, हम आपको तब भी कह रहे थे कि इसका असल मकसद सिर्फ इंडिया को सीधा करना है, इनलाइन करना है, और ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट फाइनली रिपोर्ट कार्ड उसका आ गया। तो हमारे पास एक छोटी विंडो थी अमेरिका को मिल्क करने की। मेरे ख्याल में हम मिल्क कम कर पाए, उसमें से निकाल कम पाए निचोड़, और ज़्यादा अपना नुकसान कर बैठे। जैसे कि नोबेल प्राइज़ की नॉमिनेशन थी, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी, तकरीर कम ज़्यादा वो एक कसीदा था, एक नज़म थी उनकी शान के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप साहब की शान के अंदर। आई थिंक हमने कुछ ज़्यादा खोया पाने के बजाय, लेकिन फिर भी चले, एक तजर्बा था, हमने एक ट्राई की पॉलिसी। अब क्योंकि रिपोर्ट कार्ड सामने आ गया, इसके बाद दोबारा बार बार परसू करना ट्रंप को और अमेरिकन लाइन को, वो अब एट दिस पॉइंट सुइसाइडल होगा, और एट दिस पॉइंट जो है वो एक इनकरेक्ट पॉलिसी होगी। बिकॉज उनका अल्टीमेट मोरा खित्ते के अंदर, हम पुराना वैसल हैं, कारगिल ऑनवर्ड्स इंडिया की तैयारी की जा रही है वैसलेज की। अब इंडिया पोल पोजीशन वैसलेज में आ चुका हुआ है, हम अब इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह अपनी वैसलेज से, और इसमें हमारे मददगार चीन है, इसको आपको मानना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर दो पड़ोस ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक अमन करार कर दिया जाए और बरकरार रखा जाए, तो फिर हम इस वैसलेज से फुली एस्केप कर सकते हैं इंशाल्लाह। जहाँ बात आती है पाकिस्तान के अपने एलाइज को रिकन्सिडर करने की, अमेरिका जो हमारा एक हिस्टोरिकल एलाय रहा है, इसी तरह हमारे गल्फ़ के अंदर जो वेक्टर्स रहे हैं वो सऊदी अरेबिया और यूएई रहे हैं। सऊदी अरेबिया की जोग्राफियाई, सियासी और अस्करी और इकनॉमिक हैसियत तो बरकरार है, और हमारी एलिजेंस उनके साथ अभी भी सेंस बनाती है ख़ित्ते के एतबार से। लेकिन ये यूएई जो हमेशा गंदी नज़र से हमारे कराची को देखता है, और बल्कि शायद उसी की बुरी नज़र कराची को लगी जिस तरह बैरूत को उसने लगाई बुरी नज़र, और जहाँ पे हमारे मुल्क का हराम का पैसा, काला पैसा सारा पार्क है, मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर्स पार्कड हैं, और हमारी लेबर एक्सपोर्ट होती है इन एक्सचेंज फॉर अब्यूज़, और जहाँ से एस्पियोनाज और प्रोपेगेंडा सबसे ज़्यादा एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम जनरेट होता है, और जो इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में इसराइल से बढ़ के घटिया किरदार अदा करता है। हर किस्म के पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी वेक्टर को देखा जाए तो यूएई पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा बेन नहीं बल्कि बून है, एक नुकसानदेह चीज़ है, एक एक एक, एक कांटा है जो हमारी कमर में साइड से छुपा हुआ है, जो हमें जहाँ तक हाथ, जैसे कि कांटा चुभ जाए तो हाथ नहीं पहुँच रहा था कमर पीछे तक, तो इसको जैसे छोटे से कांटे को अब वक्त आ गया है अपने उस फॉरेन पॉलिसी के उसमें से निकाल दिया जाए एम्बेट में से। क्यों? इसकी एक मॉरल कंपोनेंट भी है। सारी बात है, हम कोई हुकूमत तो है नहीं, हमारे हर चीज़ कंसर्न, पॉलिसी कंसर्न क्यों प्रैक्टिकल तो होती ही नहीं है नेसेसरली। ऑब्वियसली हम भी प्रैक्टिकली सोचते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा मॉरल ड्राइव भी होती है एज एन इंडिविजुअल। वो ये है कि रिपोर्ट है यूएन की जो आई है, उसका नाम है ब्लड ऑन द सैंड, ब्लड ऑन द हैंड्स। अब सूडान का हमने वक्तन फ़वक्तन जिक्र तो किया है पिछले 2-3 सालों के अंदर, और सूडान का मामला पिछले 5-6 साल से पक रहा है। लेकिन अब जो है वो आरएसएफ जो रैपिड रिस्पांस फोर्स है, जो यूएई की बैक्ड एक मिलिशा है, जो सेकुलर है, आप इस जोम में से बाहर आ जाएं। जो ये इजरायली प्रोपेगेंडा झूठा हो रहा है ना कि वो इस्लामिस्ट है किसी किस्म के, वो सेकुलर जमात है,
और वो एक पैरामिलिट्री फोर्स है इसके अंदर कोलंबियन और क्यूबन और हर किस्म की दुनिया के कौमों के मर्सनरीज आके लड़ रहे हैं, उसको बैक करता है यूएई। और वो बेसिकली खित्ते के मिनरल्स, रिसोर्सेज, पानी के वसाइल और मुख्तलिफ जोग्राफिकल में तफसील में नहीं जाता, ये स्टोरी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको तफसील में करके देंगे। अगर आप इसमें ख्वाहिशमंद हैं तो प्लीज़ कॉमेंट्स में बताइएगा। हम बहुत पब्लिक एक्सेस की स्टोरी भी करके देंगे और आपको पेइंग मेंबर्स के लिए भी करके देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ना सिर्फ तफसील बहुत बड़ी है कि इसको सारा कुछ पब्लिकली लगा दिया जाए, ये सेफ भी नहीं है। यूएई जैसे ममालिक यूट्यूब और इन चीज़ों के जरिए थ्रेट करते हैं और मसाइल क्रिएट करते हैं हमारे जैसे छोटे चैनलों के लिए। तो बहरहाल यूएई का काला किरदार अहले गज़ा को लेके हो, अहले फ़लस्तीन को लेके हो, सूडान को लेके हो, कराची को लेके हो, बैरूत को लेके हो, उम्मत के कई और बड़े मसाइल को लेके हो, तो यूएई का काला किरदार आपको हर जगह नज़र आएगा। बलोच डिसिडेंट्स और बदमाश जो हैं वो भी यूएई के अंदर बैठे हुए हैं, हर किस्म की दहशतगर्दी के और गैंगस्टरिज्म के वेक्टर वो भी यूएई के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन यूएई के ख़िलाफ़ कभी आपको चूँ नहीं सुनी जाती। हमने जहाँ पे इस मुल्क में अल्लाह के फजल से ईओन ने एक तरह से लीड किया था फ्रंट से इसराइल के ख़िलाफ़ बॉयकॉट कैंपेन को और इसराइली मसनूआत और इसराइल की सपोर्ट करने वाली कंपनीज़ की मसनूआत को। इसी तरह अब अपने आप से एक ज़मीर से अपने सवाल पूछने की ज़रूरत है कि यूएई चले ट्रांजिट की मजबूरी तो मुझे लोगों की समझ आती है कि उसने अपने आप ऐसे मोनोपलाइज किया कि किसी और एयरवे को यहाँ बैठने ने दिया और हमारी पीआई भी इत्तेफाक से ठप हो गई है। किसके बेनिफिट के लिए अल्लाह बेहतर जानता है। ओ मे बी द यूएई, मे बी इत्तेहाद और एमिरेट्स के बेनिफिट के लिए। सॉरी, कंस्पिरेसी थ्योरी आइंदा नहीं बोलूँगा, माजरत। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हैं और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईओन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। ट्रांजिट की मजबूरी तो हम सब की समझ सकते हैं, मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, लेकिन वहाँ जाके हॉलीडे मेकिंग करना, जश्न मनाना, दुबई चॉकलेट करना। मैं आप आम शरीफ लोगों से बात कर रहा हूँ, शरीफ ज़ादों से। मैं मनी लॉन्डर से बात नहीं कर रहा, मैं उनसे बात नहीं कर रहा जो धंधे कारोबार करते हैं। मैं उनसे बात, हमने भी किया बैक इन दी 2000s, मेरी फैमिली ने भी किया, बहुत से ख़ानदानों ने किया, बट वहाँ से एग्ज़िट करना है। अब आप लोगों ने, हर बंदे ने अपने को वहाँ से एक्सट्रिकेट करना है। तो जो मैं शरीफ ज़ादों से बात कर रहा हूँ, आप अपनी हॉलीडे मेकिंग वहाँ ना करें, सैर सपाटे ना करें। जो बदमाश हैं उन्होंने वहाँ जाके उधर की जो जीनो आराइश की जो सामान है उसका इस्तेमाल, जो जिस काम के लिए यूएई जाते हैं, जिस काम के लिए लोग लास वेगस जाते हैं, जो गुलछर्रे जो उन्होंने उड़ाने होते हैं, बदकारियाँ करनी होती हैं, वो मेरी बात सुन नहीं रहे। मैं आप शरीफ ज़ादों से बात कर रहा हूँ। मैं आइंदा ना देखूँ कि अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले शरीफ ज़ादे लोग जो हैं वो यूएई के अंदर जाके गुलछर्रे मना रहे हो। वैसे ही अहले गज़ा के अफसोस के साथ वैसे ही छुट्टी मनाने का दिल नहीं करता, सैर सपाटा करने का दिल नहीं करता, तो चुन के जाके यूएई में ना क्या करें। ना सिर्फ वो इसराइल के हमायती हैं, वो सूडान में ऐसे ज़ालिमाना कत्ल न हक़ के हामी और सपोर्टर हैं कि मतलब उसकी विजुअल्स मैं आपको दिखा नहीं सकता। वो शायद यूट्यूब बंद कर दें उनको, और आपने ख़ुद देखे होंगे यकीनन। तो इसको भी कंसिडर करें, इसके ऊपर तफसीली डिटेल्ड रिपोर्ट हम बनाएंगे। अभी हमारा ये ख़ुद का आइडिया जो है वो भी इनिशियल स्टेज के अंदर है, बट मेरी ज़ाती राय, मैं आपको पर्सनल अपने बताता हूँ, मैं पिछले 2-3 साल से, बल्कि 3 साल से यूएई को प्रिटी मच बाइकआउट कर चुका हूँ अपने जहन के अंदर। और ये पहले से मुझे काफ़ी देर से इरादा था। हिम्मत को, ट्रांजिट के इशूज़, टिकटिंग, कहाँ से जाएंगे, किसी और मुल्क जाना हो, और ये सारे मसाइल जो हैं वो बाकी हैं। लेकिन यूएई के साथ आप अपने मामलात को सख्त रखें। मैंने ये कब फैसला किया था, जब मैं यूएई के थ्रू ट्रांजिट कर रहा था और मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी थी, मुझे खौफ आया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर एक प्रायोरिटी डेस्क था पासपोर्ट कंट्रोल का, और उसके ऊपर इतना बड़ा स्टार ऑफ डेविड लगा हुआ था कि इसराइली सिटीजन्स का स्पेशल डेस्क, और बाकी एवरी अदर कंट्री के नॉर्मल डेस्क थे। सिर्फ इसराइल और अमेरिका के लिए स्पेशल डेस्क थे। तो हमें ऐसा गल्फ कोई नहीं कबूल। तो ये फॉरेन पॉलिसी के मसाइल को, इसको क्लोज़ करते हैं, फिर अपने लोकल पे भी बात करते हैं। लेकिन कि जो सबसे खुशाइन बात है इस हफ्ते की वो ये है कि तोरखम फिर खुल गया। अभी सिर्फ इंसानों की आमदोरफ्त हो रही है, माल नहीं मूव हो रहा। अगेन इस पे और नरमी की ज़रूरत है। तिजारत ही हल है हमारे मसाइल का आपस में। ये वो मसाइल हैं जो जबर से, फोर्स से, ताकत से, उसके मज़ाहरे से हल नहीं हो सकते। ये वो
मसाइल हैं जो तिजारत, मुफाहमत, दोस्ती, बातचीत और ह्यूमन टच के साथ ये हल की जा सकते हैं। हमें मज़ीद उम्मीद है कि ये और नरमी की तरफ मामला जाएगा इंशाल्लाह। 6 नवंबर को दूसरा राउंड है फॉलोअप का टॉक्स का। अभी तक अमन कायम और कायम रहे इंशाल्लाह, हमारी दुआ है। और हर उस नाकिद और शैतान जिसने यहाँ पे चीयर लीडिंग की और तालियां पीटी और सीटियां मारी, कोई इसराइल की वो स्टेशन से, टेल अवीव के स्टेशन से नारे लगा रहा था, कोई दिल्ली के स्टेशन से, मुंबई के स्टेशन से नारे लगा रहा था, तो कोई वाशिंगटन के स्टेशन से, कोई लंदन के स्टेशन से नारे लगा रहा था। तो इनके तमाम के स्टेशंस और ये तमाम लोग अल्लाह ने गर्क कर दे और ज़मीन फटे और ये अंदर गिर जाएं, जो तो मुसलमान ग्रोहों के दरमियान लड़ाई के अंदर तालियां पीटते हैं, सीटियां मारते हैं। इनकी चाहे जहनी मरीज़ हैं, रूहानी मरीज़ तो थे ही थे। ये अपने फैद ईमान और इस्लाम को खो बैठना चाहते हैं। अल्लाह जाने इनको क्या मर्ज़ आ लगा है, इनके दिल में क्या कालक है। और ये दुनिया में भी जलील होंगे, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इम्पॉसिबल है कि ईरान और अफ़गानिस्तान से आपकी ना बने। ये अनसर्वाइवेबल बॉर्डर्स हैं हमारे, क्योंकि ये खुले डुल्ले ऐसे बॉर्डर हैं और दोनों तरफ वो कौमें जो हैं वो मुश्तरक हैं, बलोच इस तरफ, बलोच उस तरफ। एंड अफ़गानिस्तान की मिसाल में पश्तून, हज़ारा वगैरह वगैरह इस तरफ और हम उस तरफ। बल्कि हमारे गुज्जर जो हैं खित्ते के, वो उज़्बेकिस्तान तक डंगर पालने जाया करते थे और चरवाहे थे। तो ये क्या हुआ कि गोरे ने लकीरें लगा दी तो हम पाबंद हो गए इसके अंदर। गुज्जरों की एक तारीख़ है, पढ़िएगा कभी कभी वक्त लगे, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं एक अपनी ज़ाती आपको एक एनेक्डोट शेयर करना चाहता हूँ कि जो जीटी रोड है जो शेरशाह सूरी ने बनाई थी, तो ये किपलिंग गन जो है, रुडयार्ड किपलिंग की, जब इसको मैं यहाँ से गुजरता हूँ देखता हूँ तो मुझे हमेशा आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जीटी रोड जैसे ह्यूमन तारीख़ का एक मार्वल है। और रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था, हालांकि उतना वो भला आदमी नहीं था, लेकिन उसने कहा था कि द ग्रैंड ट्रंक रोड इज़ ए स्पेक्टिकल। तो मेरे लिए ये डबली एक प्यारी बात है, क्योंकि स्पेक्टिकल अंग्रेज़ी का लफ्ज़ भी मैंने यहीं से सीखा था। ये जुमला पढ़ के बचपन में मुझे लगता था ये ऐनक को कहते हैं स्पेक्टिकल। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि स्पेक्टिकल एक वो शय होती है जिसको आप मतलब समथिंग टू बिहोल्ड, जिसको देख के उसके मतलब उसको उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए भी उसको भी स्पेक्टिकल कहते हैं। तो ये इंसानी तारीख़ के बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हैं, ये जीटी रोड और ये सिल्क रूट। इनको लाइट मत लिया करें। तिजारत कोई मंडेन और हकीर और घटिया चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी शय है। ये वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं जिन्होंने सिर्फ जो चरवाहे ना बने, वो ताजर भी थे। ये तिजारत के अंदर बरकत है, ना सिर्फ रिस्क के एतबार से, बल्कि इसके अंदर इंसानी कनेक्शन। हमारा मज़हब इन तजारती रास्तों के ऊपर पूरी दुनिया में फैला है, इस खित्ते के अंदर आया, इसी सिल्क रूट के ऊपर आया, कि इसी जीटी रोड के ऊपर आया। ये शेरशाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई थी और वो हमारे बड़े हीरोज़ के अंदर से एक हीरो है मुसलमानों के। ये जो सांझी तारीख़ है, इस जीटी रोड का रास्ता जो कभी उज़्बेकिस्तान तक जाया करता था, इसका मुंह कोई मकाले, कोई ड्यूरैंड, कोई साइक्स, कोई पीको, कोई ऐसा अफसर बंद करेगा तो ये हमारी मुसलमानों की, हमारे ख़ित्ते की, इंडस वैली की, ईरानो पर्शियन, पश्तून, पंजाबी, हमारी कौमों की तारीख़ की इंसल्ट है ये बहुत बड़ी, कि हमारी तिजारत रुक जाए। तिजारत वो मंडेन अमल नहीं है पैसे कमाने का, वो एक बहुत बड़ा रूहानी सिलसिला है, जेनेटिक सिलसिला है, ख़ानदानों के फैलाव का सिलसिला है, शादी ब्याह, सारे इंसानी ताल्लुकात इससे जुड़े हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये तोरखम बॉर्डर जो है ये मिसाली बॉर्डर बनेगा उम्मत के अंदर। कोई गल्फ़ देख के रश किया करेगा इंशाल्लाह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के और पाकिस्तान ममालिक के बॉर्डरों को। आप जीसीसी भूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, आप शेंजन भूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी ये लोग जो झड़पें कर रहे हैं, खुशियाँ मनाएं, लेकिन हम भी ज़िंदा हैं। कल को अल्लाह में ज़िंदगी दे 50-60 साल जितनी भी लिखी है और आपको भी दे, हम भी देखेंगे कि क्या होता है, भले में क्या चीज़ जाती है, नुकसान में क्या जाती है। इससे मज़ीद खुशी की खबर जो है वो कि उमर सरफराज चीमा साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और अपना मियाँ महमूद रशीद साहब, पीटीआई की बड़ी लीडरशिप जो है वो अडयाला से और मुख्तलिफ जेलों से अब हस्पताल मुंतकिल हो गए। हस्पताल में मुंतकली का क्या मतलब होता है? महरोज साहब, साद मियाँ, हस्पताल की मुंतकली, हस्पताल वो हमारा आर्बिट्रेशन टेबल है ना, हमारा निगोशिएशन टेबल है। बल्कि यार अफ़गानिस्तान की जो टॉक्स थी तालिबान के साथ टर्की में, वो किसी अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट के अस्पताल में रख लेनी थी। हमारे बड़े अफसरान बड़ी उम्र के हैं, बाल भी ठीक करवा लेते और अस्पतालों में अच्छी नेगोशिएशन करते हैं पाकिस्तानी सियासतदान। तो अल्लाह इनको जिन भी अमराज के लिए गए हैं, ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी, उनको उनसे शिफा याब करे और जो भी यहाँ मामले तय पाने हैं, अल्लाह करे कि वो उम्मत के और पाकिस्तान के भले के लिए तय पाएँ।
ये जो पॉलिटिकल मनूवरिंग्स हो रही हैं इसके अंदर लगता ये है कि पीपल्स पार्टी भी अब गियर्ड है कि वो आज़ाद कश्मीर को ले ले। बिलावल साहब का तो कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, देखते हैं होता कि नहीं होता। लेकिन आज क्योंकि संजीदा बातें थी, मैंने कहा आपको दो लतीफ़ों पे मैं एंड करता हूँ। देखिए, इल्ज़ाम तो लगता है पॉडकास्टरों पे और यूट्यूबरों पे कि हमारे पे पीका लगाओ, हमारे पे NCCI छोड़ दो, FIA छोड़ दो, हमारे पे FIR कटवा दो। लेकिन ये टीवी शो पे अंकल जो हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, ये थोड़े आउट हुए हैं। टीवी वालों पे सवाल पूछने की जरूरत है कि पेमरा क्या कर रहा है। डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार साहब की साहिबा की पॉडकास्ट पे शेर अफजल मरवत ने पूरा जैसे पैराडाइम, अक्सर वो एक वो पता है कि वो पूरे वो मतलब जैसे सिग्मा अल्फा मेल है पूरे, वो एक पूरे टॉमस शेल्बी हैं, वो गैंगस्टर हैं अपने जोम में। उन्होंने पूरे पैराडाइम को शिफ्ट कर दिया कि मुझे भी हनी ट्रैप किया गया और मैं बच गया उसमें से। और वो अगर आप दिलचस्प दास्तान सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। इस तरह किस्म की लायानी और फोश बातें होती हैं हमारी टीवी चैनलों के ऊपर, लेकिन गिरफ्त हमारी ही होती है। मैं कसमन कहता हूं कि मुझे कई खवातीन ने सेक्सुअली हरास किया है? उसने पहले कैमरा फिट किया, तैयारी के साथ आई कि शायद मरबत जो है वो तो खातून की जात का एहतराम करता हूँ, मैंने इनके बहुत से मकरू अहमाल और अफाल कभी बताए ही नहीं। इंग्लैंड के अंदर तो चंद 1 2 3 खवातीन जो हैं वो तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। और साथ ही साथ इस ज़िमन में मैं एक और प्रोग्राम का जिक्र करना चाहूँगा। टॉक शॉक एक बड़ा मशहूर टीवी प्रोग्राम है एजाज सैयद साहब का। उस प्रोग्राम पे सीनियर क्राइम रिपोर्टर, सीनियर जो ये इन्वेस्टिगेटिव क्राइम सहाफ़ी हैं अहमद फराज साहब, उन्होंने ये रिवील किया कि CCD 1000+ आदमी मार चुकी हुई है। और अब मैं मज़ीद उनको कोट करना चाहूँगा एग्जैक्ट वर्ड्स में। टीवी पे बात हो रही है और उन पर कोई FIR नहीं कटती, तो आप खुद समझ जाएँ कि ये कहाँ से आते हैं टीवी पे। ये मैं कोट कर रहा हूँ, मेरे अल्फाज नहीं है भाई। हमजा शहबाज ने मरियम नवाज़ को फ़ोन किया करके कहा कि तीफ़ी बट के मामले पर कानून के मुताबिक अमल करें। मरियम ने पूछा, आपका इससे क्या ताल्लुक़? हमजा शहबाज बोले, अपने वालिद से पूछो। बात तल्ख़ हुई। मरियम नवाज़ ने कहा, चीखो मत, और फ़ोन बंद कर दिया। ये फरमा रहे हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर अहमद फराज। ठीक है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करता क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ। बड़े सहाफ़ी जो टीवी पे आते हैं वो कर सकते हैं। तो इस ज़िमन में जो गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, तो मुझे इनको बुलाना ही पड़ेगा पॉडकास्ट पे। तो उम्मीद है कि इनमें से कोई बड़े हजरात जो सहाफ़ी लोग हैं ये लोग आ जाएंगे हमारी पॉडकास्ट में, हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। बट सुन के मैं भी लुत्फ़अंदोज़ हुआ और फैसिनेट हुआ बहुत ज़्यादा कि क्या हो रहा है पंजाब और सेंटर के दरमियान। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कोई लगता ही है कि थोड़ी सी कोई तब्दीली की हवा चली है और अल्लाह करे ये खैर की तब्दीली हो, खैर की तरफ जाए ये। लेकिन बहरहाल मेरे पे ये रिपीट करने के लिए ना कोई वो चार्ज लग जाए सरकारी। मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ जो कि मैं टीवी पे देखता हूँ। हम खुद से तो सोच नहीं सकते, टीवी वालों को हम इंतज़ार करते हैं कि हमें बताएं। हमेशा की तरह आप सबका देखने का, प्यार देने का, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।